स्वागत है आपका जस्ट एमसीक्यू चैनल पे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस। इस चैनल पे हम जो है सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, अलग अलग जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे अलग अलग टॉपिक के। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस एंड आज मैं पहला जो है आपके लिए चैप्टर पॉलिटी, सब्जेक्ट पॉलिटी और चैप्टर जो है आपका फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग एमसीक्यू लेके आया हूँ। 15-20 के आसपास है ये। सो इसको देखते हैं किस तरह से अप्रोच की जा सकती है इनको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वो आपके भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में है। सो अब देखो, ऑप्शंस तो आपके पास चार है, आपको आंसर भी पता होगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उनके भी क्या होते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो इसी तरह इस्तेमाल होती है। तो बात करें सेकंड की, तो सेकंड जो है वो आपका है सिटीजनशिप से। ठीक है, सिटीजनशिप। फिफ्थ है जो आपका, वो है आपका यूनियन। ठीक है, यूनियन में क्या क्या है आपके, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट या फिर बात करें प्रेसिडेंट, मतलब इसमें जो भी काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, जितने भी फंक्शंस प्रोसीजर होंगे वो सब इसमें आएंगे। फोर्थ है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। एंड लास्ट इज बी। सो आंसर इज बी, थर्ड, फंडामेंटल राइट। तो इस प्रकार से आप जो है आंसर दे सकते हैं। तो मुझे पता है आपको पता होगा इसके बारे में, लेकिन अगर आपको ये भी पता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है 50-50 में भी, तो इस प्रकार से। सेकंड क्वेश्चन, विच आर्टिकल वाज डिलीटेड बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिमूविंग द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। तो जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन, 44वां संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था 1978 में। ठीक है, और फंडामेंटल राइट में से कौन सा राइट निकाला था, आपको आंसर भी पता होगा, मैं श्योर हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अलग अलग आपके हैं। जैसे अब आर्टिकल नंबर 13 जो है आपका, ये है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट। ठीक है, और जो आपका 31 है, ये आपको आंसर पता होगा। तो हम बात करते हैं इसका आर्टिकल 32 की। तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, ये जो आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसमें आप जो आपके अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं हनन होते हैं या वायलेशन होता है, आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। फिर आर्टिकल नंबर 3 जो है, इसमें है, ये है आपका रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं जो आर्म फोर्सेस होती हैं आपकी। ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। क्यों? ताकि वो अपनी जो ड्यूटी है वो डिसिप्लिन तरीके से कर पाए। यही इसके पीछे अप्रोच होती है। सो आंसर इज 31। सो अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको किस में डाला गया है, 300A। इसको याद रखना। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, how many delimitation commission has been constituted by the government of India till December 2023। सो ये यूपीएससी का 2024 का क्वेश्चन है। तो कितने डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक गठित हो चुके हैं गवर्नमेंट, जो भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2023 तक। सो सबसे पहले बात करते हैं कब कब हुआ। एक तो 1953 में हुआ, फिर 1962 में, फिर 1972 में, और लास्ट वाला था 2002 में। ठीक, सो इस प्रकार से चार जो है आपका जो 4 बार संशोधन हुआ। तो आपको एक थोड़ा सा और मतलब इसमें इंफॉर्मेशन की डिलिमिटेशन होता क्या है। देखो, डिलिमिटेशन में क्या होता है, देखो डी मतलब कि आप लिमिट मतलब किसी चीज पे रिस्ट्रिक्ट करना, किसी मतलब बांध देना, और डी मतलब उसको खोल देना, जो ओपन कर देना। ये आपका टेरिटरी से रिलेटेड है। ठीक है, टेरिटरी जैसे मान लो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव है, ठीक है, उसमें अगर स्टेट के अंदर मान लो 100 आदमी है एग्जाम्पल के लिए, और उनके कुछ सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव में, और कुछ साल के बाद अगर लगता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो डिलिमिटेशन किया जाता है, और ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो सीट बढ़ाई जाए ना बढ़ाई जाए, तो सब इस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट जो है वो कौन डिफाइन करता है, मतलब इसमें आर्टिकल जो है वो किस रिलेटेड है स्टेट वाला, क्या वो 11 है, 12 है, 13 है या 14। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। सो जो आपका 11 जो आर्टिकल है वो है आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड। ठीक है, सिटीजनशिप से, वैसे तो 5 से लेकर 11 तक होते हैं। ठीक है, और 12 आपका जो है स्टेट से रिलेटेड है, जैसे मैं आंसर इसका अगर 12 ही है। ठीक है, स्टेट से रिलेटेड है।
और 13 जो आपका आर्टिकल जो आता है ये है आपका इसमें लॉ से रिलेटेड। ठीक है, लॉ मतलब कि इसके सेंस से, जैसे अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, ठीक है, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया स्टेट लेजिस्लेशन, तो वो कानून के अंदर आता है आर्टिकल नंबर 13। सो अगर इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आर्टिकल 13 में, कि मान लो अगर कोई कानून बनाया है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन करता है, ठीक है, तो उसको नल एंड वॉइड भी करा दिया, जो नल एंड वॉइड जो है उसको कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सो आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वेलिटी का, राइट टू इक्वेलिटी। सो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सो आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो ये दो कंसेप्ट है इसमें, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो कौन से आर्टिकल में, क्या वो 13 में है, 14 में, 15 में, 16 में? तो जो आपका आर्टिकल नंबर 16 है ये आपको पता होना चाहिए, ये किसका है, ये है आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट किसमें, पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, आपको मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और 15 आपको पता है कि प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट किसमें, रेस रिलीजन, कास्ट। सो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप धर्म के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर या कास्ट के आधार पर। ठीक है, आर्टिकल 14 ये है आपका राइट टू इक्वेलिटी का, राइट टू इक्वेलिटी। सो इसी में ही दो कंसेप्ट हैं ये, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो जो आपका 13 था जो मैंने अभी बताया, उसमें क्या था कि लॉ जो भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, सो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। फिर आते हैं करेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका यूपीएससी 2024 का है। सो इसमें बताना है कि कौन सा सही है कथन। सो इंटर स्टेट ट्रेड, अच्छा इसमें एक चीज बताता हूँ, तो 3 प्रकार की आपकी लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, स्टेट बनाती है, कॉन्ग्रुएंट में दोनों ही बनाती है, यूनियन भी बना सकती है स्टेट भी। यूनियन का मतलब पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट भी बना सकती है इसमें। तो क्या अभी ये पहला कहता है, क्या इंटर स्टेट ट्रेड इज ए स्टेट सब्जेक्ट, क्या ये है, क्या इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, या इंटर स्टेट क्वारंटीन इज एन यूनियन सब्जेक्ट, या कोऑपरेट टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सो इसमें हम बात करते हैं इंटर स्टेट क्वारंटीन। तो ये अब देखो इसमें कि इंटर स्टेट क्वारंटीन इज एन यूनियन। सो ऑब्वियसली बात है ये आपका किस में आता है, इंटर स्टेट क्वारंटीन इज एन यूनियन सब्जेक्ट। अब मैं इसको एक बताता हूँ, देखो कोऑपरेट टैक्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता बिल्कुल भी। मैं बताता हूँ कैसे। देखो कोऑपरेट में क्या होता है कि मान लो जब बजट आता है, तो बजट में तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो टैक्स लगाते हैं या किसी पर हटाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो तो कोऑपरेट टैक्स, क्योंकि ओवरऑल इंडिया ही लगता है इसमें। क्या ये इंटर स्टेट माइग्रेशन टेस्ट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, और ना ही ये। ठीक है, सो इस प्रकार से आप इसको आंसर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इक्वेलिटी बिफोर द लॉ हैज बीन बोरो फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वेलिटी बिफोर द लॉ जो है हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्या वो यूएसए से, यूके से, कनाडा से, या ऑस्ट्रेलिया से? अभी हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 13 में है, सॉरी आर्टिकल नंबर 14 में इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वेलिटी बिफोर द लॉ में बात करें आगे। सो ये जो हमने लिया है ये यूके से लिया है। ठीक है, सो यूके से हमने लिया है। तो एक और है इसमें कंसेप्ट की प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय द लॉ, और वो हमने लिया है आपका यूएसए से। ठीक है, यूएसए से हमने लिया है प्रोसीजर, आगे आएगा देखो, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इक्वेलिटी बिफोर द लॉ का मतलब होता है कि सभी के सभी जो है कानून के मतलब जो भी कानून है वो सबके लिए लागू होता है। ठीक है, ना कानून से कोई ऊपर है, कोई ना ही कानून से नीचे है, सबके लिए कानून बराबर है। ठीक है, तो यही इसका कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है, इसका जो आप बात करें एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फिर बात करते हैं 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जाते।
तो ये पता होना चाहिए जो नेशनल इमरजेंसी है उसका आर्टिकल कौन सा होता है, 352। ठीक है। एक स्टेट इमरजेंसी होती है, तीन प्रकार की इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी जो आती है आपकी 356, और जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है वो 360। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं। सो क्या वो आर्टिकल 14 आपका इक्वालिटी है, ठीक है, और 15 ये भी नहीं हो सकता। आर्टिकल 1920 भी आर्टिकल 1920 या सॉरी 1921 या 2021 या 1620, तो कौन सा जो है इसमें सस्पेंड नहीं होता है, तो आपका जो है आर्टिकल सी जो है वो सस्पेंड नहीं होता। ये सारे ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये राइट टू लाइफ का ये भी आपका सस्पेंड हो जाता है। सो आंसर इज 20 एंड 21। सो 20 आर्टिकल क्या है आपका कि मान लो कोई कन्विक्टेड है तो वो प्रोटेक्शन ले सकता है अपने, अगर मान लो कन्विक्शन कोई हुआ है तो उसको भी अधिकार है उसका प्रोटेक्शन करने का खुद का। ठीक है। सो इसका आर्टिकल का ये है क्या है कि प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस किया है किसी ने तो उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है आर्टिकल 20 के तहत। और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। फिर 16 आपको पता ही है 16 और 20 का क्या होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं। तो विच आर्टिकल अलाउ पार्लियामेंट टू एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ, सो एब्रोगेट मतलब हटाना। ठीक है। तो जो आपके मूल अधिकार किसके जो आर्म फोर्सेस के हो सकते हैं, तो किस आर्टिकल के तहत आते हैं, क्या वो 32 के आते हैं? 32 का भी हमने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या 13 में है, क्या वो 34 में है या 35 में है? तो 35 की बात करें तो इसमें आता है कि 35 आर्टिकल रिलेटेड है आपका कि कुछ कानून जो है लॉ वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। ठीक है। कुछ कानून जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है, वो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगी। तो ये आर्टिकल 35 ये कहता है। और आपका जो बात करें आर्टिकल नंबर 34, जो 34 है वो है मार्शल लॉ से। ठीक है। मार्शल लॉ से। और इसका राइट आंसर है आपका 33। ठीक है, 33। सो नेक्स्ट, मतलब ये नहीं, इसको काट देना। एंड क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ले डाउन द रूल्स दैट लॉ इनकंसिस्ट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड? तो कौन सा आर्टिकल के तहत जो है, ये कहता है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है अगर मान लो कोई कानून लॉ बना दिया जाता है उसको इनकंसिस्ट करार दिया जाता है फंडामेंटल राइट, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, इनकंसिस्ट, मतलब नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? क्या वो 12 है, 13 है, या बात करें 14 या फिर 15? तो 15 तो आपको पता ही था, इसमें क्या है, प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द रिलीजन, कास्ट एंड इक्वालिटी का ही है। और आर्टिकल नंबर जो आपका बात करें ये किसका ही है, स्टेट। ठीक है, ये स्टेट में क्या है, ये बात करें इसमें स्टेट किस किस को कहा जा सकता है, पार्लियामेंट को भी स्टेट कहा जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर को, लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है। ये ये जो स्टेट वर्ड है तब आता है जब कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसका राइट आंसर है इसका 13। सो इनको काट लेना। सो ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। सो आंसर इज आर्टिकल नंबर 13। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट मेंशन इन 32? तो राइट्स क्या होते हैं ये देखो, इसके बारे में पहले बताता हूँ। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से है और ये आपका सुप्रीम कोर्ट का है। तो राइट्स क्या होते हैं कि देखो मान लो तीन से चार प्रकार के राइट्स होते हैं, सॉरी 5 प्रकार के राइट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सोशरारी। और जैसे इसमें दे रखा है कि इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें तो ऑब्वियसली बात है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें ये नहीं है। ठीक है। ये एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। ऑर्डर किस पार्टी को, पार्टी इन द सेंस जैसे मान लो कोई डिस्प्यूट चल रहा है सो उसके रिगार्डिंग। लेकिन अब देखो इसके बारे में, तो हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि मान लो किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है इलीगल तौर पे, इलीगली तौर पर, तो वो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। उस डिटेंशन के तहत। मैंडेमस में क्या होता है कि मान लो कोई ऑफिशियल है वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में जाके कहो कि भाई, कोर्ट में जाओगे तो आप उसे कहोगे कि कोई व्यक्ति है जो ऑफिशियल है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसको कोर्ट जो कहता है कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए
सोशरारी में क्या होता है कि मान लो लोअर कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई केस चल रहा है और केस मान लो चल रहा है वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो हाई कोर्ट क्या कहता है कि उस केस को ट्रांसफर कर सकता है हाई कोर्ट में शुरू से भी। एक होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट में क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है जो भी केस चल रहा है उसको वहीं रोक देता है और उसकी आगे की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो इस प्रकार के ये राइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गारंटीड अंडर द विच आर्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किससे हैं, तो अभी हमने देखा 32 जो है, ये 32, ठीक है। बाकी आर्टिकल्स मैंने आपको बता ही दिए थे इसके ऊपर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस। सो यहाँ पे सेक्स का मतलब होता है मेल या फीमेल, ठीक है। मान लो कहीं मेल फीमेल कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ पे उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनके जेंडर को लेकर। सो एज यू नो ऑल, सो ये आर्टिकल्स जो आपका किससे रिलेटेड है, आपका क्या है वो 14 से है, ये तो हमने देखा, ये तो राइट टू इक्वालिटी का है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। और 15 जो है आपका राइट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सो दिस इज राइट आंसर इज 15। ये आपका एम्प्लॉयमेंट से है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आपका है अनटचेबिलिटी से, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर मान लो अगर आपको पता हो तो आप आसानी से एलिमिनेशन कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं इनका। नेक्स्ट है, व्हाट वाज एडिड व्हाट वाज एडिड बाय द 103 अमेंडमेंट एक्ट 2029। जो 2019 में एक संशोधन हुआ था, 103 संशोधन में क्या ऐड किया गया था? क्या राइट टू एजुकेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन, या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, या राइट टू इंफॉर्मेशन? सो इसका राइट आंसर है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसमें 10% जो है रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। इसका भी देख लेना, ये जो आपका जो है ओबीसी के रिलेटेड जो है आपका, ये है 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 आई थिंक 6 में दिया गया था ये, ठीक है। हाँ यही है। सो इस प्रकार से आंसर है, so इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, which article guaranteed which article guaranteed equality of opportunity in the matter of public employment? So मैंने 2-3 बार बताया, तो किस में कर सकते हैं आप इसका? ये है आपका आर्टिकल नंबर 16। सो 15 मैंने अभी बताया था, 17 अनटचेबिलिटी से है, ठीक है, अनटचेबिलिटी से है, और 18 जो है वो आपका ये है टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल, अबोलिश ऑफ टाइटल, ठीक है। सो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, नेक्स्ट 16 में क्या है, विच आर्टिकल अबोलिश अनटचेबिलिटी इन इंडिया? सो अभी मैंने जस्ट फ्यू सेकंड पहले बताया कि अनटचेबिलिटी से आपका 17, ओके। सो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 18 जो है अबोलिशन ऑफ, ये अनटचेबिलिटी का है, ये टाइटल का है। 19 आपका है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और आपका जो 20 जो है वो मैंने अभी बताया था कि मान लो ऑफेंस, अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस कर दिया तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है कानून के तहत, ठीक है। सो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 17 क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम द कन्फेरिंग टाइटल? सो कौन सा आर्टिकल रोकता है स्टेट को गिविंग टाइटल्स, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमी को छोड़ के? तो अभी जस्ट मैंने बताया फ्यू सेकंड पहले। सो विच इज क्या 15 है, 16 है, 17 है, या 18? राइट आंसर इज 18, ओके। सो नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन इज, विच फंडामेंटल राइट इंक्लूड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन? तो ये आपका 19 टू बात करें इसमें 20 19 टू 20 सॉरी 22, सो ये आपके जो आते हैं 90 से लेकर 22 तक जो आपके आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। सो क्या वो राइट टू इक्वलिटी? ये नहीं, ये तो ये आपका 14 से लेकर 18 तक है। और ये फ्रीडम जो है आपका आता है इसमें 19 टू 22, ओके। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ये आपका आता है 13 टू 24, और ये आता है कल्चरलिस्ट 29 टू 30, ओके। सो इसका राइट आंसर इज फ्रीडम एंड दिस बी। सो आई होप दैट आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। और इस प्रकार से जैसे मैंने अप्रोच बताया आपको कि आपको अगर जो ऑप्शन है अगर आपको पता हो तो आपके लिए इजी हो जाता है एलिमिनेट करना। सो ऐसे ही मैं जो है आज जैसे फंडामेंटल राइट्स की मैं लेके आया हूं, तो नेक्स्ट जो है मैं
दूसरे जो चैप्टर होगा उसके लेके आऊँगा। तो ऐसे करते करते मैं 20 या 15 या इस प्रकार से मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि आपकी जो है तैयारी जो है सुचारू रूप से चल सके। और ऐसे ही अभी तो मैं चलाऊंगा सिर्फ पॉलिटी के, फिर पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स। तो इस प्रकार से मैं जो है धीरे धीरे जो है सभी प्रकार के जो क्वेश्चन जो मैं लाता रहूंगा, स्टेटमेंट वाइज भी, आपके एसएससी सीजीएल से रिलेटेड या चाहे आपके हों, या यूपीएससी सीडीएस हो या यूपीएससी का, तो हर प्रकार के क्वेश्चन जो है मैं इसमें लाऊंगा और आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी और अच्छे से शार्प हो सके। सो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।